गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको जो करवाने लगी हूँ वो है रिसर्च एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर यूजीसी नेट का पेपर। एजुकेशन सब्जेक्ट में जो मैंने करवानी है वो है रिसर्च आपको। ठीक है, आज हम यूनिट 6 करेंगे रिसर्च। रिसर्च में आपको बताऊंगी कि रिसर्च क्या होती है, व्हाट इज रिसर्च, और उसके टाइप्स एंड देन उसकी डेफिनेशंस। एजुकेशनल रिसर्च क्या है, आज हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च से। तो इसमें है, मैंने जो आपको कराना है वो है एजुकेशन में रिसर्च का टॉपिक। ठीक है, हमने पढ़ना है रिसर्च इन एजुकेशन कि एजुकेशन में रिसर्च का क्या यूज है। ठीक है ना, रिसर्च एजुकेशन में रिसर्च कैसे की जाती है, रिसर्च का मीनिंग क्या है, एजुकेशन रिसर्च का मीनिंग क्या है, आज हमने पहले वो पढ़ना है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च का मीनिंग और उसका स्कोप, दो चीजें हैं इसके अंदर, रिसर्च का मीनिंग देन उसका स्कोप। तो मीनिंग क्या है, द वर्ड रिसर्च, जो वर्ड है रिसर्च वो कहां से लिया गया, कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड्स री एंड सर्च। मतलब री और सर्च दो अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, री और सर्च। री का मीनिंग क्या होता है, अगेन एंड अगेन, मतलब दोबारा दोबारा, यानी कि किसी चीज को बार बार करना, बार बार किसी चीज को करना। री री मतलब अगेन एंड अगेन। सर्च मीन्स खोजना, टू फाइंड आउट, कुछ फाइंड आउट करना है ना, वो चीज जिसको बार बार खोजा जाता है, बार बार उसको खोजा जाए, उसे बोलते हैं रिसर्च। रिसर्च जो होती है वो ऐसा नहीं है कि जैसे आपके आपके जैसे हम घर पे हम हैं, तो हमने कहीं अपना कपड़ा, कहीं भी अपना कोई कोई ड्रेस रखी है और ड्रेस रख के हम भूल गए हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम उसको उसको ढूंढ रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक रिसर्च है। नहीं, रिसर्च वो चीज होती है जिसके बारे में जब आप कुछ खोजते हो तो आपको उससे कुछ ना कुछ कंक्लूजन मिलता है, कुछ फाइंड आउट समरीज, कुछ कंक्लूजन मिलेगा, कोई चीज आपके पास, कोई रिजल्ट निकल कर आएगा। क्या वो चीज अप्लाई हो सकेगी रियल लाइफ पर, तो उसे बोलते हैं रिसर्च। कि री मीन्स अगेन एंड अगेन, मीन्स बार बार, अगेन एंड अगेन होना। एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट, कुछ बाहर निकल कर आना, टू फाइंड आउट करना हमने, है ना, उसको खोजना, उसको बाहर फाइंड आउट, हमारे पास रिजल्ट आ जाना। कुछ फाइंड आउट का मतलब है रिजल्ट, कुछ आ जाना, हमारे पास रिजल्ट आना। तो रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, री मीन्स अगेन एंड अगेन एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट। रिसर्च जो है एजुकेशन सब्जेक्ट में, जो आप रिसर्च पढ़ोगे, आपको रिसर्च में बहुत सारी रिसर्चेस, बहुत सारी उसके टाइप्स पढ़ने को मिलेंगी। जैसे कि एक्शन रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च क्या है, एथनोग्राफी रिसर्च क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, फंडामेंटल रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है। कितनी सारी रिसर्च के नाम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हो गई, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गई, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देन उसके बाद आपके पास आ जाती है फंडामेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देन यहां पर आ जाएगी एक्शन रिसर्च। देन अप्लाइड रिसर्च एंड एथनोग्राफी रिसर्च। तो ये कुछ टाइप्स की रिसर्च है जो हम एजुकेशन के अंदर, जो हमारा सब्जेक्ट है रिसर्च, उसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी फंडामेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, एक्शन, अप्लाइड एंड एथनोग्राफी रिसर्च आती है। तो इन सब रिसर्च को पढ़ने से पहले कि फंडामेंटल क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्या है, एथनोग्राफी क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्या है, एक्शन क्या है, अप्लाइड क्या है, इन सब रिसर्च को पढ़ने से पहले आपको रिसर्च का मीनिंग पता होना चाहिए। कि रिसर्च का जो मीनिंग है, री अगेन एंड अगेन, एंड सर्च का मतलब है टू फाइंड आउट, कुछ फाइंड आउट करना। ठीक है, नेक्स्ट आ गया
चलेगी तो नेक्स्ट आगे आपके पास आती है एडवांस लर्नर डिक्शनरी। मैंने इसमें एक स्टेटमेंट सी डाली है, एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी हैज डिफाइंड द रिसर्च। उन्होंने रिसर्च को डिफाइन किया एज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है ये, और इंक्वायरी स्पेशली सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स एंड इन न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। वो कहते हैं एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी ने हैज डिफाइंड कर दिया कि जो रिसर्च है एज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है। अगर किसी चीज पर रिसर्च की जाती है, डेट इज उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो वो एक केयरफुल तरीके से होती है। ऐसे नहीं एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, एक केयरफुल तरीका होता है। ये नहीं होता कि आज आपको स्टेटमेंट दी गई है, जो आपको स्टेटमेंट दी जाती है, जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई वही उसी पर ही आपको रिसर्च करनी होती है, और वही आपके लिए क्या होती है, एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है। वही आपके लिए क्या होती है, एक रिसर्च प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को एक स्टेटमेंट दी गई, एक क्लासिफिकेशन ऑफ teacher characteristics using semantic differential methodology। तो मुझे ये एक स्टेटमेंट दी गई, मुझे बोला गया कि आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च करनी है, रिसर्च तो मैं करूंगी इसके ऊपर। तो जो ये स्टेटमेंट थी ये मेरे लिए क्या बन गई, एक रिसर्च प्रॉब्लम बन गई। एक प्रॉब्लम बन गई कि जैसे मेरे लिए ये एक प्रॉब्लम हो गई और इसके ऊपर मुझे रिसर्च करनी है। ये एक स्टेटमेंट है जो मुझे दी गई है, इसके ऊपर मैंने रिसर्च करनी है। तो इसके ऊपर रिसर्च करने का तरीका जो होना चाहिए मेरे लिए, वो एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए, एक सिस्टम से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास ये स्टेटमेंट आ गई, मैंने कोई सैंपल नहीं लिया, मैंने अपने दिमाग में ये भी नहीं सोचा कि मुझे कितने पर्सन्स का इसके ऊपर सैंपल लेना है, कि 30 लेना है, 50 लेना है, 100 लेने हैं, 500, कितने पर्सन का सैंपल लेना है, और मैं डेटा कलेक्ट करने पे चली हुई हूँ, ठीक है ना। मुझे ये नहीं पता मैं इसके अंदर लगना चाहिए क्वेश्चनेयर, ये इसके अंदर क्या लगना चाहिए, रेटिंग स्केल लगना चाहिए, इसके अंदर रेटिंग स्केल लगना चाहिए, तो मैं लगा रही हूँ क्वेश्चनेयर। तो ये चीजें सब मुझे पता होनी चाहिए, तभी वो एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन भी होगी। केयरफुल कैसे होती है कि वो एक सिस्टम से और बिना किसी को बताए केयरफुल तरीके से होती है, कि उसकी प्रॉपर एक केयरफुल तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करना। तो एज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होती है, और इंक्वायरी स्पेशली सर्च, और इंक्वायरी होती है स्पेशली सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स। नए फैक्ट्स को निकालने के लिए जो इंक्वायरी की जाती है उसको बोला गया रिसर्च, ठीक है ना। इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज की किसी भी ब्रांच में। नॉलेज क्या है, हमारी एपिस्टेमोलॉजी। आप लोगों को पता होना चाहिए, जो एजुकेशन सब्जेक्ट्स रिलेटेड बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि फिलॉसफी में हम 3 तरह की ब्रांचेस पढ़ते हैं। जितने भी थिंकर्स हैं, वेस्टर्न थिंकर्स हैं, इंडियन थिंकर्स हैं, हम उसमें 3 तरह की ब्रांचेस पढ़ते हैं उनके। उसमें इंडियन थिंकर्स में कौन से, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड एक्सियोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी जो रिलेट करती है वो नॉलेज से रिलेट करती है। तो वो यही बात कह रहे हैं कि एडवांस लर्नर डिक्शनरी ने डिफाइन कर दिया कि रिसर्च एज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है, और इंक्वायरी स्पेशली सर्च, और जो इंक्वायरी की स्पेशली सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स के लिए इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, नॉलेज की किसी भी ब्रांच में, नॉलेज की किसी भी ब्रांच में, यानी कि नॉलेज की किसी भी उसमें चीज में जो सर्च की गई फॉर न्यू फैक्ट्स के लिए की गई, नए फैक्ट्स के लिए। तो पहला क्या था, रिसर्च। मेन पॉइंट क्या डाला मैंने, रिसर्च डाला। तो रिसर्च क्या होती है, आपसे पेपर में पूछा जाए कि रिसर्च क्या होती है, व्हाट इज रिसर्च, तो आप उसका क्या आंसर दोगे, ए प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। एक तरह का प्रोसेस होता है, एक तरह के प्रोसेस, किस चीज का प्रोसेस होता है, ऑफ इंक्वायरी का। इंक्वायरी करते जब आप किसी के बारे में पूछते हो, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन का, जांच का। तो यानी कि ए प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। और क्या है इसके बारे में, मेथड एंड द
सिस्टमैटिक, है ना, मेथड और सिस्टमैटिक तरीके से होती है। अगला है सोर्स टू इंक्रीज द नॉलेज, एक नॉलेज को इंक्रीज करने का माध्यम, सोर्स, ठीक है ना, इसे क्या बोला गया, ए सोर्स टू इंक्रीज द नॉलेज। अब पेपर में आपके पास चाहे वो ये डाल दे, बाकी 3 कुछ और डाल दे, चाहे वो ये डाल दे, कुछ 3 और डाल दे, या इन तीनों को डाल दे और ऑल ऑफ अबव आ जाए आपके पास। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए रिसर्च क्या होती है। ए प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, एक तरह का प्रोसेस है इंक्वायरी का, इन्वेस्टिगेशन का, मेथड एंड सिस्टमैटिक तरीके से ये होती है, एंड सोर्स टू इंक्रीज द नॉलेज, और जो नॉलेज को इंक्रीज करने का माध्यम है। तो ये क्या है, रिसर्च है, एक तरह की प्रोसेस है ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन का, सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक तरीके से होती है, और सोर्स है नॉलेज को इंक्रीज करने का। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वो पूछ सकता है आपसे, कहीं पर बहुत इजी पेपर आया हो, बहुत इजी, तो वो री का मीनिंग पूछ ले, री अगेन एंड सर्च का मीनिंग होता है खोजना, ठीक है ना, तो टू फाइंड आउट करना, बहुत इजी सा पूछ सकता है वो क्वेश्चन, या इससे रिलेटेड ये 3 कंसेप्ट भी पूछ लेगा। क्लियर है इतना, ये सब इसके अंदर आता है कि कुछ न्यू फैक्ट्स खोजना इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, दैट इज अ रिसर्च। नेक्स्ट आगे है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है। हमने अभी तक पढ़ा कि रिसर्च क्या है, व्हाट इज रिसर्च, ठीक है ना, रिसर्च का तरीका क्या है, कि एक प्रोसेस है ऑफ इंक्वायरी का ये, एंड आप कह सकते हो इन्वेस्टिगेशन का, ए सोर्स टू इंक्रीज द नॉलेज, एक नॉलेज को बढ़ाने का सोर्स है वो। और हम पढ़ सकते हैं इसके अंदर क्या था कि एक मेथड है और एक सिस्टमैटिक तरीके से इसके अंदर स्टडी की जाती है, ठीक है। बट अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मैं ये करेक्टरिस्टिक्स आपको कराने लगी हूँ, ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स रिसर्च की हैं, ओनली रिसर्च की। मैंने इसमें ये नहीं बोला कि ये करेक्टरिस्टिक्स साइंटिफिक रिसर्च की हैं, कि ये करेक्टरिस्टिक्स किस चीज की हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स ओनली रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला है इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता। मीन्स वो कहते हैं कि एक रिसर्च जो होनी चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, उसके अंदर वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। मीन्स कैसे, कि जो एक रिसर्चर है, जब वो रिसर्च कर रहा है, जो रिसर्चर है, जो रिसर्च करता है उसको रिसर्चर बोलते हैं। जो एक रिसर्चर है जब वो रिसर्च कर रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका वो ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर होनी चाहिए। उसके अंदर क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। मीन्स कि वो पार्शियल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि क्लास में मान लो, क्लास है एक बच्चों की, ठीक है, एक लड़की है जिसकी टीचर के साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन हो चुका है, टीचर से बहुत फेमिलियर हो चुकी है वो, और बाकी स्टूडेंट्स का टीचर इतनी फेमिलियर नहीं है। अब क्लास में जब टीचर क्वेश्चन पुटअप करती है, क्वेश्चन पूछती है, तो वो लड़की उस क्वेश्चन का जवाब गलत देती है, और जो दूसरी स्टूडेंट है, एक कोई और स्टूडेंट है, वो क्लास में उस क्वेश्चन का जवाब सही दे देती है। लेकिन टीचर फिर भी उस लड़की की प्रेज करती है, ठीक है, उसी लड़की की प्रेज करेगी टीचर जिसकी उससे बहुत बनती है, यानी कि जिसके साथ टीचर बहुत फेमिलियर है, जिस स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो वहां टीचर क्या हो जाती है, पार्शल हो जाती है। जब टीचर पार्शल हो जाती है तब वहां पर स्टडी नहीं होती। ऐसे ही
जब कोई रिसर्चर अपनी रिसर्च को लेके पार्शियल, जब भी कोई रिसर्चर होगा, अगर वो पार्शियलिटी को यूज करेगा तो वो क्या होगी, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी। और जब एक रिसर्च के अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी तो उसका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा, ठीक है ना। जो उसका रिजल्ट होगा, जो उसका कंक्लूजन होगा, वो भी ठीक नहीं निकलेगा। तो उसके अंदर क्या बात की गई, ऑब्जेक्टिविटी को। ऑब्जेक्टिविटी को क्या बोला गया, वस्तुनिष्ठता, यानी कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, पार्शियलिटी होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, सॉरी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब अगली बात होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, ठीक है। उससे अगली बात है वैलिडिटी, मतलब वैधता। अब इसमें क्या है, एक रिसर्च कब वैलिड मानी जाती है या कब रिलायबल मानी जाती है, एक रिसर्च कब रिलायबल मानी जाएगी या वैलिड मानी जाएगी, एक रिसर्च तब रिसर्च जो होती है रिलायबल तब मानी जाती है जब वो वैलिड होती है। अगर एक रिसर्च वैलिड होगी, अगर एक रिसर्च क्या होती है, वैलिड होती है, तभी वो रिसर्च रिलायबल होती है, ठीक है। एक रिसर्च अगर वैलिड है, वो रिसर्च जो वैलिड है, आप वैलिडिटी के 4 कंटेंट पढ़ोगे इसके अंदर, कंकरेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, और ये कंक्लूटिव वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, ठीक है। अगर एक रिसर्च की वैलिडिटी है तभी वो रिसर्च रिलायबल होती है, वरना वो रिसर्च रिलायबल नहीं होती। वैलिडिटी होगी तभी हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक सिम की वैलिडिटी कितनी है, जैसे आप मोबाइल परचेज करते हो, कोई एक पर्सन है, उसने बिल्कुल न्यू मोबाइल परचेज करा, उसके पास पहले मोबाइल कभी नहीं था, तो उसने सिम भी नया परचेज करा, तो वो कहते हैं कि एक सिम की वैलिडिटी कितनी है, उस सिम की वैलिडिटी कितनी है। ऐसे ही रिसर्च की वैलिडिटी जो होती है वही उसकी रिलायबिलिटी को बताती है, ठीक है ना। एक रिसर्च वैलिड है तभी वो रिलायबल है। पेपर में कई बार लाइन आ जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वो एक लाइन पूछ लेता है कि अगर एक रिसर्च वैलिड है तभी वो रिलायबल होती है, ठीक है। अब रिलायबिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, ठीक है। इसके अंदर हम 3 तरह की चीजों को पढ़ते हैं, एक होता है टेस्ट और रीटेस्ट, ठीक है। एक होता है स्प्लिट हाफ टेस्ट, स्प्लिट हाफ टेस्ट, एक होता है पैरेलल टेस्ट, ठीक है। टेस्ट और रीटेस्ट कब होता है, टेस्ट और रीटेस्ट कब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर ने क्लास में टेस्ट लिया, ठीक है, उसने टेस्ट लिया 50 मार्क्स का। क्लास में स्टूडेंट का जब उसने टेस्ट लिया तो टेस्ट में जो नंबर आए बच्चों के, जैसे कि एक बच्चा है उसके 50 में से 27 आए, ठीक है। कुछ और कुछ बच्चों के 50 में से 30 आए, किसी के 50 में से 35 आए, है ना। टीचर ने क्या करा, टीचर को लगा कि शायद किसी बच्चे ने चीटिंग करी हो, ठीक है। टीचर क्या करती है, एक टेस्ट को दोबारा से वो लेती है, वो क्या करती है, उसने टेस्ट लिया 50 में से इतने, 50 में से इतने, 50 में से इतने आए। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं क्लास में आती हूँ, मैं टेस्ट लेती हूँ बच्चों का, मुझे एक बच्चे पर डाउट होता है कि नहीं इसके 50 में से 35 नहीं आ सकते, पढ़ता तो है नहीं क्लास के अंदर ये, तो इसके इतने मार्क्स भी कैसे आ गए, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, उसी टेस्ट को दोबारा कंडक्ट करती हूँ, उसी टाइम में वो टेस्ट दोबारा लेती हूँ, तो उस टाइम भी अगर उस बच्चे के 50 में से 35 मार्क्स ही आए हुए हैं तो डेट इज अ रिलायबिलिटी, कि उस बच्चे ने चीटिंग नहीं करी, उसका जो टेस्ट में मार्क्स आए वो क्या है, वो रिलायबल है, ठीक है ना। तो उसे क्या बोला गया, रिलायबिलिटी। यानी कि एक बार जो चीज हुई उसमें जो मार्क्स आते हैं, दूसरी बार भी मार्क्स सेम आ जाते हैं टेस्ट में, तो उसे के सेम टेस्ट में सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, रिलायबिलिटी। मतलब वो पहला स्टेप क्लियर होता है टेस्ट और रीटेस्ट का, ठीक है।
नेक्स्ट है आगे स्प्लिट हाफ टेस्ट। स्प्लिट हाफ टेस्ट क्या होता है? जब मैं किसी एक टेस्ट को दो बराबर भागों में बांट देती हूँ, दो इक्वल पार्ट्स में। जब मैं किसी एक टेस्ट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूं, ठीक है। टेस्ट था 50 मार्क्स का, तो मैंने क्या करा, मैंने करा एक बार मैंने 25 मार्क्स का टेस्ट ले लिया और एक बार फिर मैंने 25 मार्क्स का टेस्ट ले लिया, यानी कि टोटल 50 नंबर का टेस्ट था। तो मैंने उस टेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, एक बार मैंने 25 मार्क्स का ले लिया, एक बार फिर मैंने 25 मार्क्स का ले लिया। तो उसे क्या बोला गया? स्प्लिट हाफ टेस्ट। वो क्या है हमारा? स्प्लिट हाफ टेस्ट है कि एक टेस्ट को जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, और 25 नंबर में से एक बार टेस्ट लिया गया 25 मार्क्स का और सेकेंड टाइम फिर टेस्ट लिया गया 25 मार्क्स का, तो उसे क्या बोला गया? उसे हम बोलते हैं स्प्लिट हाफ टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आगे पैरेलल टेस्ट। पैरेलल टेस्ट क्या होता है? जब दो टेस्ट को समानांतर चलाया जाए, यानी कि पैरेलल की फॉर्म में रखा जाए, पैरेलल फॉर्म में, तो उसे क्या बोलते हैं हम? पैरेलल टेस्ट। तो ये थी रिलायबिलिटी का कंसेप्ट, जिसमें 3 चीजें मेन आती हैं, टेस्ट और रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ टेस्ट और पैरेलल फॉर्म टेस्ट, ठीक है। अब वो यही बात कहता है कि एक रिसर्च की जो रिलायबिलिटी है वो वैलिडिटी पर डिपेंड करती है, कि एक रिसर्च तभी वैलिड होगी जब वो रिलायबल होगी। यानी कि एक रिसर्च वैलिडिटी पर डिपेंड ना करके, कहते हैं एक रिसर्च की वैलिडिटी तभी होती है जब वो रिलायबल होती है। अगर एक रिसर्च वैलिड है तभी वो रिलायबल है। ये चीज याद रखना, पेपर में लाइन बार बार पूछता है कि एक रिसर्च वैलिड है तभी वो रिलायबल है, अदरवाइज वो रिलायबल नहीं है। नेक्स्ट है आगे वैलिडिटी का कंसेप्ट, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है आगे एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या होती है? एक सेकेंड। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट इसमें आ जाती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या होता है? एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, मीन्स जिसमें पूरी तरह क्या होती है? शुद्धता होती है, जो चीजें बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी के बाद एक्यूरेसी एक्यूरेसी के बाद इसमें आती है साइक्लिक। एक रिसर्च जो होती है बिल्कुल साइक्लिक प्रोसेस होता है, यानी कि जो चलता रहता है, जो साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि जो रिसर्च होती है वो एक सर्कल में चलती होती है, ठीक है ना। वो एक सर्कल को पूरा करती है, अपने स्टेप बाय स्टेप वो रिसर्च चलती है। नेक्स्ट इसके अंदर आती है लॉजिक। लॉजिकली जो रिसर्च होती है वो लॉजिकली होती है, उसमें चीजों को लॉजिकली क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी कोई भी आप बात कह दो, कुछ भी बिना कोई कोई तुक्का लगाओ, कोई एजम्पशन लगाओ तो आपकी रिसर्च हो रही है, नहीं। जो भी चीजें उसके अंदर सॉल्व की जाती हैं, जो भी चीजें उसके अंदर होती हैं, जो एक प्रोसेस होता है वो एक लॉजिकली तरीके से होता है, चीजें लॉजिकली तरीके से हो रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसमें जो है एजुकेशनल रिसर्च। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करते हैं एजुकेशनल रिसर्च को लेकर, ठीक है ना।
एजुकेशनल रिसर्च। अभी तक मैंने आपको जो बताया था वो रिसर्च के बारे में बताया था कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसके अंदर वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, साइक्लिक होनी चाहिए, साइकिल प्रोसेस होना चाहिए उसका, लॉजिकली होनी चाहिए, पार्सिमोनी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें कुछ बताई थी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स। बट अब हमने जो करना है वो है एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है, यानी कि शैक्षिक अनुसंधान की एजुकेशन के अंदर क्या है एजुकेशनल रिसर्च। तो वो बात करते हैं एजुकेशनल रिसर्च रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। इस चीज को ध्यान से ना, एजुकेशनल रिसर्च जो होती है वो रेफर करती है किस चीज को, टू ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अगेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस जनरली विद द व्यू पॉइंट इन इम्प्रूविंग इट्स एफिशिएंसी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एजुकेशनल रिसर्च है वो रेफर्स कर रही है कि सिस्टमैटिक तरीके से अटेम्प्ट करना है हमने चीजों को, तो सिस्टमैटिक जो अटेम्प्टेशन है, अटेम्प्ट करना टू अगेन दोबारा से अ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए जब हम चीजों को दोबारा से अटेम्प्ट करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, फॉर किस लिए, ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस के लिए, एंड जनरली विद द व्यू पॉइंट, कौन सा व्यू पॉइंट, जनरली विद द पॉइंट इन इंप्रूविंग इट्स एफिशिएंसी, अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है ना, इन इंप्रूविंग इट्स एफिशिएंसी जनरली प्रोसेस द एजुकेशनल बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये था एजुकेशनल रिसर्च। वो कहता है एजुकेशनल रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है टू अगेन, दोबारा से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, टू अगेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, किस चीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस की, कि एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा है, उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और अपनी एफिशिएंसी को, और इसकी ही एजुकेशन की जो प्रोसेस है जनरली उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए। तो क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल रिसर्च उसे बोला गया है, एजुकेशन के ही प्रोसेस को अच्छा करने के लिए और उसी की ही एफिशिएंसी को और अच्छा बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है एजुकेशनल रिसर्च का, एजुकेशन की फील्ड में। ठीक है, अगला है इट इज एन एप्लीकेशन, ये एक तरह की एप्लीकेशन होती है ऑफ साइंटिफिक मेथड की, ये एक तरह की एप्लीकेशन है, मतलब एक तरह का यूज है, एक तरह की एप्लीकेशन है ऑफ साइंटिफिक मेथड की, टू द स्टडी ऑफ द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। और ये स्टडी किस चीज की करती है, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स की, यानी कि एजुकेशन के अंदर आने वाली जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये उनकी स्टडी करती है। तो इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, एक तरह का साइंटिफिक मेथड है टू स्टडी द एजुकेशनल प्रॉब्लम का। इतना बात क्लियर हो गया कि इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी द एजुकेशनल प्रॉब्लम। तो बात करता है कि एजुकेशनल रिसर्च क्या है, ये रेफर करती है एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अगेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी, किस चीज की, एजुकेशन प्रोसेस की, एंड जनरली जो क्या होती है, जो इम्प्रूव विद द व्यू पॉइंट इन इम्प्रूविंग इट्स एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। और एक तरह की एप्लीकेशन होती है ऑफ द साइंटिफिक मेथड की, ठीक है ना, किस चीज के लिए, टू स्टडी द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स की जो स्टडी है उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए। ठीक है, तो इसे बोला गया एजुकेशनल रिसर्च। इतना क्लियर हुआ। अकॉर्डिंग टू गुड, अब गुड के अकॉर्डिंग क्या है, गुड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने एजुकेशनल रिसर्च की डेफिनेशन बतानी है, उसने एक डेफिनेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग गुड क्या बोल रहा है कि एजुकेशन रिसर्च जो होती है इज द स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशनल रिसर्च क्या है, एक तरह की स्टडी है, एंड एक तरह की और क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन है, एक जांच है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन के फील्ड में, कि अकॉर्डिंग टू गुड, गुड के अकॉर्डिंग क्या है, एजुकेशनल रिसर्च क्या है, इज द स्टडी, एक तरह की स्टडी है, एंड द इन्वेस्टिगेशन है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में।
ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू मुनरो, मुनरो के अकॉर्डिंग क्या है, द फाइनल पर्पस ऑफ द एजुकेशनल रिसर्च इज टू ascertain principles, develop the procedure and use in the field of education। अब ये क्या कहता है, ये कहता है जो फाइनल पर्पस है ना, यानी कि जो फाइनल अल्टीमेट जो उद्देश्य है एजुकेशनल रिसर्च का, वो क्या है, इज टू ascertain द प्रिंसिपल्स एंड डेवलप करना प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर, किस चीज के लिए, फॉर द यूज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन के फील्ड में जो प्रोसीजर यूज हो रहा है, जो प्रक्रिया यूज हो रही है, उसको डेवलप करना, उसके प्रिंसिपल्स को बनाना, तो उसको क्या बोला गया, एजुकेशनल रिसर्च। अकॉर्डिंग टू गुड एंड मुनरो, गुड के अकॉर्डिंग में आपको पता होना चाहिए, पेपर में कई बार गुड के अकॉर्डिंग वो पूछ लेता है, ठीक है। तो गुड के अकॉर्डिंग क्या है, एजुकेशनल रिसर्च इज द स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में। ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए कि एजुकेशनल रिसर्च क्या है, एक तरह की स्टडी है, एक तरह की इन्वेस्टिगेशन है। किस चीज में, एजुकेशन के ही फील्ड में, क्योंकि हम जितनी भी अब रिसर्च पढ़ रहे हैं वो एजुकेशन के फील्ड में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च कैसे की जाती है, हमने ये पढ़ रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में। तो मुनरो भी यही कहता है, इसका जो पर्पस है, फाइनल पर्पस एजुकेशनल रिसर्च का इज टू ascertain द प्रिंसिपल्स एंड डेवलप द प्रोसीजर फॉर द यूज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे इसकी आ जाती है करेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की। पहले जो हमने करेक्टरिस्टिक्स की थी वो हमने की थी ओनली रिसर्च की, ठीक है। कई बार बच्चों को ये लगता है कि जो रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स है वही एजुकेशनल रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ऐसा नहीं है। कई बार पेपर में वो एजुकेशनल रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स पूछता है और बच्चों को ये लग रहा होता है कि उसने रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स पूछी है, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च अलग है और रिसर्च की करेक्टरिस्टिक अलग है, ठीक है। तो इसमें वो बात करता है एजुकेशनल रिसर्च is directed towards the solution of a problem in the field of education। कि education research क्या है, is directed towards a solution, किसकी तरफ होता है, solution निकालना है एक प्रॉब्लम का। जो एजुकेशनल रिसर्च है उसमें क्या कहते हैं कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, बट वो प्रॉब्लम कहाँ है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में ही वो प्रॉब्लम है, ठीक है। एजुकेशन के फील्ड में जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगी वो आपकी एजुकेशनल रिसर्च बन जाएंगी, ठीक है ना। इट अटेम्प्ट्स टू आंसर द रिलेशन बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स। ये क्या करती है, इट अटेम्प्ट्स, ये अटेम्प्ट्स करती है द आंसर, रिलेशन बताती है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। यानी कि जो आपकी क्या होती है एजुकेशनल रिसर्च की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें वो कहता है कि ये बताती है रिलेशनशिप दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में। इट एम्फसाइज, ये जोर डालती है द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन। अब जो एजुकेशनल रिसर्च है ये जोर किस पे डालती है, डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन पर, जनरलाइजेशन कर देना चीजों को, उसके प्रिंसिपल पर, थ्योरीज पर, that will be helpful in the predicting the future occurrence, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर अकरेंस पे। इट एम्फसाइज, जोर डालती है डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन पर, जनरलाइज करना चीजों को, उसके प्रिंसिपल्स, उसकी थ्योरीज, ठीक है ना, जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक के प्रिंसिपल, उसकी थ्योरीज, उसकी जनरलाइजेशन पर, जो कि हेल्पफुल होती है फ्यूचर की प्रोडक्शन के लिए, कि फ्यूचर में क्या घटित होने वाला है उन थ्योरीज के थ्रू, उन थ्योरीज में जो प्रिंसिपल हैं, जो नियम है, जो उन थ्योरीज की जनरलाइजेशन होगी उससे हमें पता चलता है एजुकेशन में। यूजुअली गोज बियॉन्ड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड ग्रुप्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, सिचुएशंस, इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टारगेट पॉपुलेशन फ्रॉम द सेम ऑब्जर्व, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, यूजुअली गोज बियॉन्ड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना, ग्रुप्स के बारे में, सिचुएशन के बारे में, स्पेसिफिक इज बियॉन्ड द,
हम आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिक बियॉन्ड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ग्रुप इन्वेस्टिगेशन and infers the characteristics of a target population from the same sample observed. अब टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है? पूरी की पूरी पॉपुलेशन, यानी कि मैंने यहाँ लिए 1000 लोग, तो 1000 लोग क्या है मेरे पास, डेट इज अ टारगेट पॉपुलेशन। अगर मुझे कहा जाए कि इन 1000 लोगों का आपने सैंपल लेना है, अब 1000 के ऊपर तो मैं स्टडी कर नहीं सकती, मैं तो किसी, जैसे फॉर एग्जांपल कि घर में अगर मम्मी बोले कि चावल बनाने हैं, जब आप चावल बना लेते हो, राइस बना लेते हो, तो आप किसी एक दाने को निकाल कर, कोई चम्मच मार किसी दाने को निकाल के आप देखते हो कि चावल पक गए हैं कि नहीं। 2-3 दानों को खाने से आपको पता लग जाता है कि चावल पक गए हैं कि नहीं। तो वो चावल, वो जो 2-3 दाने से होते हैं, वो आपके लिए सैंपल का काम करते हैं, एक एक काम रिप्रेजेंटेटिव का करते हैं। वो आपके लिए एक रिप्रेजेंटेशन बन जाती है किस चीज की, कि अगर ये दाने पक गए हैं तो बाकी सारे चावल पक गए होंगे। ऐसे ही मैं पूरी पॉपुलेशन का, टारगेट पॉपुलेशन के ऊपर तो मैं स्टडी कर नहीं सकती, 1000 बंदों को तो मैं ले नहीं सकती, तो मैं क्या करूंगी, इसमें से कुछ पर्सन्स का सैंपल ले लूंगी, और मैं सैंपल कितनों का लूंगी, 100 लोगों का। वो 100 लोग मेरी 1000 की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, जो पूरी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन को तो मैं बोलूंगी कि टारगेट ग्रुप है मेरे लिए, लेकिन उसमें से मैंने जो 100 पर्सन लिए, वो क्या बन गए, लिए मेरे लिए सैंपल बन गए, ठीक है। तो वो क्या हो गए मेरे लिए, सैंपल। तो वो बात करता है यूजुअली गोज बियॉन्ड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप्स, सिचुएशंस and investigated the inference characteristics of a target population की, then from the sample observed। तो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। एजुकेशनल रिसर्च क्या है आपको पता होना चाहिए, और ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो प्रॉब्लम है एजुकेशन के फील्ड में है, इसमें हम 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के बारे में बात भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, डेवलपमेंट है जनरलाइजेशन का, प्रिंसिपल डेवलपमेंट की जाती है जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज की, जो कि फ्यूचर प्रोडक्शन के बारे में हमें बताती है कि फ्यूचर प्रोडक्शन करती है। और इसमें टारगेट ग्रुप के बारे में बात की थी, जो कि सैंपल को ऑब्जर्व, जो कि फ्रॉम द सैंपल ऑब्जर्व से लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसमें एजुकेशनल रिसर्च इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व करती है गेटिंग द न्यू डेटा फ्रॉम द प्राइमरी और फर्स्ट हैंड सोर्स एंड यूजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा फॉर अ न्यू पर्पस के लिए, ठीक है ना। अब हम क्या, अब आपको पता होना चाहिए 2 तरह के सोर्स होते हैं, एक तो प्राइमरी सोर्स और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट हैंड डेटा होता है। फर्स्ट हैंड डेटा मीन्स जब आप खुद फील्ड में जाते हो, फील्ड में जाके स्टडी करते हो, तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज अ प्राइमरी सोर्स, ठीक है। आप खुद फील्ड में गए, फील्ड में जाके आपने स्टडी की, वो आपके लिए क्या बन जाता है, प्राइमरी सोर्स। क्योंकि आप, वो प्राइमरी सोर्स क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स क्या होता है, जब आप फील्ड में जाते हो और खुद से काम करते हो, तो वो फील्ड आपके लिए एक सोर्स बन जाता है, ठीक है। एक रॉ मटेरियल, वो भी क्या है आपके लिए प्राइमरी सोर्स, ठीक है ना। सेकेंडरी सोर्स क्या है आपके लिए, जैसे हमें कोई न्यूज टीवी के थ्रू मिलती है, रेडियो के थ्रू मिल गई, ठीक है ना, एफएम रेडियो टीवी, या फिर मीडिया, न्यूज़पेपर। जब हमें कोई इंफॉर्मेशन इन चीजों के थ्रू मिलती है, टीवी, रेडियो, मीडिया, न्यूज़पेपर के थ्रू, तो वो हमारा सेकेंडरी सोर्स हो जाती है। और जब हम खुद फील्ड में जाके स्टडी करते हैं, वो फील्ड में जाना, वो स्टडी करना हमारे लिए प्राइमरी सोर्स बन जाता है। जब हम स्टडी करते हैं और जो मटेरियल इकट्ठा करते हैं, वो प्राइमरी डेटा होता है, लेकिन सोर्स क्या है हमारे लिए, वो फील्ड, जिस फील्ड में जाके हम स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी
और फर्स्ट हैंड सोर्सेज जिसे बोला गया, प्राइमरी सोर्स को क्या बोलते हैं, फर्स्ट हैंड सोर्सेज। एंड यूजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा, वो डेटा जो एग्जिस्ट कर रहा था, यानी कि जो हमें यहाँ से न्यूज मिल जाती है, ठीक है ना, डेटा एग्जिस्ट किया उन्होंने, जो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ से नहीं मिली, सॉरी, जो डेटा एग्जिस्ट पहले ही कर रहा है, ठीक है ना, फॉर अ न्यू पर्पस के लिए। एजुकेशनल रिसर्च एक्सेप्ट्स ओनली व्हाट कैन बी वेरीफाइड बाय द ऑब्जर्वेशन। एजुकेशनल रिसर्च एक्सेप्ट करती है ओनली, केवल जो चीजें बट कैन बी वेरीफाइड बाय द ऑब्जर्वेशन की जाती हैं, वेरीफाई की जाती हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए आप ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट भी करते हो और पार्टिसिपेंट नहीं भी करते हो। ऑब्जर्वेशन भी टू टाइप्स की होती है, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या है, एजुकेशनल रिसर्च एक्सेप्ट्स ओनली व्हाट कैन बी वेरीफाइड बाय द ऑब्जर्वेशन। अगला है नीड एंड इम्पोर्टेंस। नीड एंड इम्पोर्टेंस, अब अभी तक हमने जो पढ़ा वो था कि व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या है, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी, ठीक है ना, और देन हमने उसके बाद एजुकेशनल रिसर्च पढ़ी और एजुकेशनल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। इतना ही अभी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस। नीड एंड इम्पॉर्टेंस जो हम पढ़ेंगे वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नीड क्या है और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। क्योंकि एकदम अगर मैं सारा करवा दूंगी कि रिसर्च क्या है, रिसर्च क्या है, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स थियरी, एजुकेशनल रिसर्च थियरी, एजुकेशनल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स थियरी, देन मैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस पे भी एकदम आ जाती हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा वो हौच पौच सा हो जाएगा। बिकॉज अभी आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो, एजुकेशनल रिसर्च क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देन कल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च की नीड क्या है, जरूरत क्यों पड़ी हमें इसकी, इम्पोर्टेंस क्या है। देन आगे रिसर्च का जो प्रोसेस चलता है जिसमें आप रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ते हो, तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप कैसे रिसर्च करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कल पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू।